वेलकम टू चंद्रा कैरियर पॉइंट। आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं और अपने आप को जांचना कि कितना स्कोर करते हो 30 में से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभावान छात्र कब अपनी अपनी क्षमता को पहचानते हैं। तो जो प्रतिभा छात्र होते हैं तो वो कब अपनी क्षमता को पहचानते हैं। ऑप्शन, जब उन्हें दूसरे विद्यार्थियों से अलग रखा जाता है, जो वे निजी कोचिंग लेते हैं, जब समय समय पर उनका परीक्षण किया जाता है, जब वे दूसरे विद्यार्थियों से सीखते हैं। तो देखो, इसमें अलग रखना नहीं हो सकता इसका आंसर। कोचिंग बिल्कुल नहीं हो सकता है। और बात होती है जब समय समय उनका परीक्षण किया जाता है, परीक्षण भी नहीं एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर देखा जाए जब वे एक दूसरे से सीखते हैं, जब बच्चों को एक साथ रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं समावेशी जो होती है, समावेशी कक्षा जो होती है, उसमें बच्चे की जो क्षमता होती है उसे पहचानने का मतलब एक ऑप्शन होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा 4 होगा, जब वे दूसरे विद्यार्थियों से सीखते हैं। तो हम एक साथ क्यों बिठाते हैं बच्चों को, क्योंकि हमारी इसमें एनसीएफ में है समावेशी कक्षा का जिक्र किया गया है। ये एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी सुरक्षित एवं प्रोत्साहित महसूस करता है। यहाँ बच्चे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है पाठ्य योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना, या जितना संभव हो सके गतिविधियां कराना। तीसरा, कठोर अनुशासन बनाए रखना। या चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ होगा। यदि एक कक्षा में विभिन्न अधिगम शैली के विद्यार्थी हैं तो क्या होता है कि अध्यापक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह प्रत्येक को उसके अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करे। तीसरा क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के आत्मनिगमन से क्या तात्पर्य है। पहला, आत्म अनुशासन और नियंत्रण, अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनियम, या फिर फोर्थ, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा सही ऑप्शन होगा पहला, आत्म अनुशासन और नियंत्रण। और ये आत्म नियमन जो है ये हमारे बंडूरा साहब ने दिया है। ये बंडूरा जो थ्योरी है बंडूरा की, उसमें से इसको लिया गया है। चौथा क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ये कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल, ये क्या ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। इनका हम कोई ऑप्शन ये नहीं कि इसका आंसर चेंज हो सकता है, ये हमें याद ही करने पड़ते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, सबको पता है, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अगला देखते हैं। जीन प्याजे का जानते हैं सब, इरेक्शन का, स्किनर का। फिर अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तरों की अपेक्षा करता है। यह उन विद्यार्थियों की पहचान करने के कौशलों की आवश्यकता होती है जो प्राय प्रश्नों के उत्तर दे सकें, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है, या उन विद्यार्थियों की सहायता करता है जो रुचि लेते हैं और शिक्षकों के पसंदीदा बन जाते हैं। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था को खिलौनों की अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो किस अवस्था को जाना जाता है, शैशव अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या किशोर अवस्था। किस अवस्था को जो जाना जाता है खिलौनों की अवस्था के, ये हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या होता है, जो बालक होते हैं वो विभिन्न गत्यात्मक कौशलों को सीखते हैं, जैसे चलना, है ना, और छलांग लगाना, फिसलना, कूदना, ये सब ये क्या होते हैं, उन्हें उनसे खुशी मिलती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 7। योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, विद्यार्थी समूह में बेहतर सीखते हैं। सुगम एवं प्रभावी शिक्षण के लिए सॉरी एक कक्षा समरूप होनी चाहिए। या तीसरा, बच्चे असहिष्णु होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते। या चौथा, विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा 4th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, योग्यता समूहीकरण के बारे में, तो होगा इसका विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे शिक्षार्थियों के पढ़ने की कठिनाई का संकेत नहीं है? तो पहला, अक्षरों और शब्दों को पहचानने में कठिनाई, तेज गति और प्रवाह के साथ पढ़ने में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, या वर्तनी में कठिनाई। ये क्वेश्चन ये आया हुआ है CTET में, और ये हो सकता है ये आगे भी मिल सकता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, इसका होगा तीसरा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। 9वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी चिंतक या बहुपश्चिमी। तो प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे अपसारी चिंतक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि जो अपसारी चिंतक में क्या होता है, ये टॉरेंस के अनुसार है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी वह हैं जो व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। यह समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक विद्यार्थी की एक मुख्य विशेषता में से एक है। तो इस प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? अपसारी चिंतक वाले। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है? तो कौन सा है? सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, या भाषा, या आंखों का रंग। तो वंशानुक्रम से संबंधित कौन सा कारक होगा? सबको पता है आंखों का रंग, बालों का रंग होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे वंशानुक्रम से संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थियों की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, या प्याजे संबंधी कार्य। तो क्वेश्चन है हमारा 11। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन पहला, प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, या विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, या प्याजे संबंधी कार्य। तो कौन सा है जो बुद्धि मापन में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा 3rd। कौन सा ऑप्शन होगा? 3rd, तीसरा, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो कौन सा अवलोकन है? पहला, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। दूसरा, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। या तीसरा, विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप के पठन अनुक्रमांतक है। या चौथा, अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो कौन सा अवलोकन है जो गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? वो होगा हमारा पहला, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। तो गार्डनर साहब के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि मानव की बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, एक से अधिक तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जो गार्डनर साहब ने। तो कितने प्रकार की बुद्धि का किया है? 8 प्रकार की बुद्धि।
कौन कौन सी हैं? एक है भाषाई बुद्धि, ठीक है, एक है तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि, एक होती है हमारी स्थानिक बुद्धि, एक होती है हमारी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, एक होती है संगीत बुद्धि, एक होती है हमारी अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, और एक होती है हमारी आंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ठीक है, और एक होती है हमारी प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इसमें देखो, एक अंतः व्यक्तित्व बुद्धि जो लोगों के साथ व्यवहार करने से कुशल, जो उसमें होती है व्यवहार करने में यूज होती है। एक होती है हमारी आंतर व्यक्तित्व, मतलब स्वयं में जो स्वयं में बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। तो हमारे गार्डनर ने जो बुद्धि के जो दिए हैं, बुद्धि वो दी है 8 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है? तो बाल केंद्रित शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? वो शिक्षा होती है जिस शिक्षा में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। मतलब एक ऐसी हम शिक्षा का एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या करते हैं, करके सीखते हैं। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य का शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, या सभी बालक सभी प्रकार के समान होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसका 13 का पहला, व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रत्येक, अब इसमें क्या है कि प्रत्येक जो बालक होते हैं उनकी सीखने की जो एक दर होती है, जो इनकी मतलब हर बच्चे की सीखने की एक जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई बच्चा होशियार होता है, या हम ये कह सकते हैं कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, और किसी को थोड़ा बार बार पढ़ाना, बार बार सिखाना पड़ता है ना, बार बार उसको मतलब बताना पड़ता है। तो इसलिए प्रत्येक बच्चे की सीखने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 14 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वातावरणीय कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित करता है? तो कौन सा नहीं है? संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक ढांचा, या पोषण की गुणवत्ता। तो कौन सा है जो हमारी ये जो मानव विकास को प्रभावित करता है? कौन सा वातावरणीय कारक नहीं है? तो इसमें होगा हमारा शारीरिक ढांचा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है? कौन सा करता है? ज्ञानात्मक विकास उन गतिविधियों को प्रस्तुत करता है जो पारंपरिक विधियों को पुनर्वर्लित करती है, या संज्ञानात्मक विकास उन्नत और विविधतापूर्ण वातावरण प्रदान करता है, या संज्ञानात्मक विकास सहयोगात्मक गतिविधियों की तुलना में व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देता है, या चौथा, संज्ञानात्मक विकास प्रासंगिक एवं तथा सुनियोजित अभ्यास की व्यवस्था करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? हमारा होगा सेकंड, संज्ञानात्मक विकास उन्नत और विविधतापूर्ण वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया का संबंध मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो भी हैं, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ये हैं। तो ये मतलब इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम्हें, सी टेट हो, यूपी टेट हो, ठीक है, कोई भी हो, सीडीपी में क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलता है। तो इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारे एक साथ लिख के और मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो डिसलेक्सिया क्या है? वाचन, वाचन एवं श्रवण, श्रवण, पठन। तो क्या होता है डिसलेक्सिया? पठन। जब पढ़ने में दिक्कत होती है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जेडपीडी के अनुसार एक बालक के डैश में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये जेडपीडी से है, ठीक है, जो बोलते हैं समीपस्थ विकास, ठीक है। तो ये उसमें से है। तो इसमें क्या होगा हमारा सही आंसर जो होगा, ज्ञानात्मक विकास। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। और इसमें होता क्या, जेडपीडी में क्या होता है, यह बोले हम, इसका जो समीपस्थ विकास होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, बालक का अधिगम सामाजिकरण द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो बालक का अधिगम होता है वो क्या होता है, सामाजिकरण द्वारा होता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सहायक की होती है। तो किसकी होती है? सहायक की होती है। तो अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का संबंध उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था से है जो विकलांग बालकों को शामिल करती है, या बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या किसी अन्य अयोग्यता को अनदेखा करते हुए सभी को शामिल करती है,
या जो विशिष्ट स्कूलों के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। या चौथा है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक ऐसी शिक्षा या एक ऐसा विद्यालय का वातावरण जिसमें सभी प्रकार के बच्चे उपस्थित रहते हों, विकलांग हों, थोड़े उनका कुछ होशियार, मतलब सब तरह के होंगे, विकलांग भी होंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर भी होंगे, कुछ होशियार भी होंगे, तो वो क्या होते हैं, एक साथ ही होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, समावेशी बोलते हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखो बच्चों की जो शारीरिक शारीरिक से शरीर से या बौद्धिक बौद्धिक विकास से, सामाजिक से, भाषा से या अन्य कोई भी अयोग्यता होगी उनमें, लेकिन उनको क्या होगा, एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में उनको क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा दूसरा। नेक्स्ट है बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें मानव मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, या एक व्यक्ति के जीवन भर के व्यवहार की व्याख्या की जाती है, या बच्चों के व्यवहार की तुलना वयस्कों के व्यवहार से की जाती है, या चौथा है संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। तो जो बाल विकास है क्या है, एक क्षेत्र है जिसमें क्या होता है हमारा संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि और विकास के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। अच्छा, एक होती है है ना वृद्धि, एक हो विकास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे ग्रोथ, इसको ग्रोथ बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। तो क्या होता है ग्रोथ, ग्रोथ को, अच्छे इसमें हमें पहले ये जानना है कि ग्रोथ या वृद्धि और विकास, इनको हम पहचानेंगे कैसे, कैसे इनमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होती है किसी चीज़ में जो किसी चीज़ का जो आकार होता है, जो साइज होता है, उसमें परिवर्तन आना, उसको बोलते हैं वृद्धि। और विकास क्या होता है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंदर ही अंदर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे वृद्धि में बच्चे की हाइट बढ़ना, ठीक है, और वजन का बढ़ना, ये सब क्या होता है, वृद्धि होती है। लेकिन विकास, उसकी जो मेंटलिटी है, उसमें उसके जो उसमें जो एक उसका जो आईक्यू लेवल बढ़ता जा रहा है, उसके जो विचार बदलते जा रहे हैं, तो वो क्या डेवलपमेंट है। तो वृद्धि और विकास, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो इसमें जो गलत कथन होगा वो कौन सा होगा, वृद्धि मात्रात्मक बदलावों की ओर संकेत करती है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक बदलाव से होता है। अच्छा, वृद्धि में क्या होता है, हम माप सकते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं, ठीक है, किसी भी हम इसका मापन किया जा सकता है, लंबाई से, चौड़ाई से, वजन से, ठीक है। लेकिन विकास का हम ऐसे कोई हम इसका कोई भी हम मापन नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन है वृद्धि वातावरण का कार्य है, या विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है, और वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है, या वृद्धि आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा तीसरा, विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है, और वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। तो ये हमारा क्या है, गलत कथन है। गलत क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा विकास होता है, विकास उस समय भी संभव है जब कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। किसी बच्चे की हाइट देखा होगा, कोई बच्चे होते हैं कि उनकी हाइट तो मतलब बहुत कम बढ़ती है, लेकिन उनका क्या विकास होता चला जाता है, उनके बच्चों की जो एक सोच होती है, एक में हाँ मेंटेलिटी होती है, वो क्या बढ़ती चली जाती है। तो बोलते हैं ना यार, ये छोटा सा बच्चा कितना अच्छा सोचता है, बड़ों की तरह सोचता है, बड़े, तो क्या होता है उनकी ग्रोथ तो इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन उनके विकास होता रहता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा तीसरा सही ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। तो ये किसने क्या है इसका, क्रिस्टलीकृत, तरल, मानव या सृजनात्मक। तो क्या होगा हमारा इसका सही ऑप्शन होगा क्रिस्टलीकृत। क्रिस्टलीकृत बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की
डैश अवस्था में एक बालक आत्म केंद्रित होता है, किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, या वयस्क अवस्था में? किस अवस्था में होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा शैशव काल या शैशव अवस्था में क्या होता है, बालक ये क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की का विश्वास था कि विकास से पहले होता है। अब इसमें वाइगोत्स्की का जो एक सिद्धांत है या उनके कुछ उनके विकास से रिलेटेड उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं, तो उन्होंने माना है कि मतलब जो विकास है, विकास से पहले भी मतलब बच्चे में कुछ परिवर्तन आते हैं। तो क्या होता है, योजना होती है समाज, या क्या मतलब होता है पहले योजना, समाज, संवेग या अधिगम? तो उनके अनुसार क्या है, हमारा जो समाज है, समाज क्या है, विकास से पहले होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, और अधिगम के कारण ही संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? नियमित विद्यालय, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, नेत्रहीन सहायता राहत संघ विद्यालय? तो इसका सही होगा नियमित विद्यालय। केंद्र सरकार द्वारा जो आयोजित विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत योजना का उद्देश्य है क्या, नियमित विद्यालयों में विकलांग बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के अवसर प्रदान कराना है। यह विकलांग बच्चों में क्या होता है, हीनता की भावना को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, एक जटिल उपकरण के पुर्जों को जोड़ना बुद्धि का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होगा, संगीत का, तर्कशील का, स्थानिक का, या भाषाई बुद्धि का? तो किसका होगा ये होगा हमारा तीसरा, स्थानिक बुद्धि का। स्थानिक बुद्धि क्या होती है कि वातावरण की वस्तुओं की कल्पना करना और उसमें हेरफेर करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता? अधिगम, वृद्धि, उपलब्धियां, या संस्कृति? तो कौन सा कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो वो कौन सा है हमारा, उपलब्धियां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, या यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, या अधिगम की कमियों को पता लगाना और उन्हें दूर करना? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन होगा अधिगम की कमियों को पता लगाना और उन्हें दूर करना। नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक में लिंग भूमिकाओं पर चर्चा से इस बात पर बल देना चाहिए कि लड़कों के लिए शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे परिवार के लिए रोजी रोटी कमाते हैं, या लिंग आधारित मुद्दों को सावधानीपूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए, या जब धन कमाने की बात आती है तो केवल पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, या महिलाओं का घरेलू कार्य महत्वहीन है? तो कौन सा होगा इसमें से जो लिंग भूमिकाओं पर क्या होता है, बल देता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा लिंग आधारित मुद्दों को सावधानीपूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? दंड से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य हैं, या सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, या केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतः को सुनिश्चित करेगी, या उचित सरकारें उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी? तो इसमें अनिवार्य शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा हमारा चौथा, उचित सरकारें उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, एक समावेशी विद्यालय निम्नलिखित में से किस प्रश्न पर विचार नहीं करता? क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं? क्या हम
अधिगम योग्य सहायक वातावरण की योजना बनाने और प्रदान करने के लिए समूह में काम करते हैं। क्या हम बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए विशेष बच्चों को सामान्य बच्चे से अलग करते हैं, या क्या हम बच्चों की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रणनीति अपनाते हैं। तो समावेशी विद्यालय है, तो किस प्रकार के जो प्रश्न है उन पर विचार नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा। क्या हम बेहतर प्रदान करने के लिए विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करते हैं। ये थे हमारे आज के सुपर 30 क्वेश्चन सीडीपी के। और देखो, मैं कितना भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम डेली रूटीन नहीं बनाएंगे प्रैक्टिस का, तो क्या होता है कि पेपर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब पहली बार एग्जाम देंगे, तो उनका क्या होता है, मतलब अपने आप को एक टाइम टेबल मतलब अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या तो उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर के साथ में यही देखा है कि टाइम मतलब कम पड़ जाता है उन्हें, तो इसलिए डेली प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब ये हो जाए, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जाएगा, अभी तो पता नहीं है कि वैसे चांस तो हैं जुलाई में होने के, और मतलब डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस सेट। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो जाएगा और टाइम की कोई कमी नहीं पड़ेगी। नहीं, बच्चों की ज़्यादातर शिकायतें यही होती हैं कि हमें टाइम कम पड़ गया या हमारे ये क्वेश्चन छूट गए थे, तो वो इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। पढ़ने से ही काम नहीं चलता है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।